ओके बेटा, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की वीडियो नंबर 13 है और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो डेफिनेशन है, एक कंपेयरिंग वाली डेफिनेशन है और एक वैल्यू वाली डेफिनेशन है। एक कंपेयरिंग करने में काम आती है, एक वैल्यू कैलकुलेट करने में काम आती है। तो पहले वैल्यू वाली कैलकुलेट हम देख लेते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई भी किसी भी शेप का कोई एरिया है ए, और इस एरिया के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। तो मैंने यहाँ पर मार्कर रख दिया, तो परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन आ गई। तो इस एरिया की ये डायरेक्शन है हमारे पास, इसे डी ए से डिनोट कर दिया। और मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, वो इस छोटे से एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी स्मॉल एरिया इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर मुझे पूरे एरिया के लिए कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैंने ऐसे ऐसे सारे d5 को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। d5 को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, पूरे एरिया ए के लिए कैलकुलेट किया। ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। मान लीजिए इनके बीच में ये एंगल थीटा है, तो ई डॉट डी ए को लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ये एरिया के लिए। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। आपने मान लिया इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट फॉर होल एरिया ए, पूरे एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होगा। तो दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। ई कॉस थीटा बाहर आ गया, अंदर रह गया इंटीग्रेशन डी ए फॉर एरिया ए, ई कॉस थीटा। अब पूरे डी ए को ऐड कर देंगे, सारे डी ए पूरे को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया ए आ जाएगा, ये एरिया ए आ जाएगा। और ई ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई डॉट ए। तो दो हमारे पास में कैलकुलेट करने की क्वांटिटीज़ हो गई। या तो आप इस फॉर्मूले से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे या इससे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप कंफर्म है कि पूरे एरिया ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है तो आप इसको यूज़ करेंगे, और अगर आप कंफर्म नहीं है कि पूरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है या नहीं तो आप इसको यूज़ करेंगे। तो दो डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब आती है कंपेयरिंग वाली डेफिनेशन, कंपेयर करने में कि भाई कहाँ एरिया किस का फ्लक्स ज़्यादा है किसका कम है। तो ये एक डेफिनेशन है, नेट पासिंग थ्रू डेफिनेशन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से लिंक्ड जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये कंपेयरिंग वाली डेफिनेशन है। तो दो डेफिनेशन हो गई। गॉस लॉ के अंदर एक बार देख लेते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है नेट आउटगोइंग फ्लक्स passing through a closed surface is equal to ratio of enclosed charge to epsilon naught। मतलब आपके पास में कोई भी किसी भी तरह की शेप है, उसमें चार्जेस रखे हैं +Q1 -Q2 +Q3 और बाहर रखा है +Q4। तो टोटल जो फ्लक्स इसमें से बाहर निकलेगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर निकलेंगी, उसकी वैल्यू होगी एनक्लोज चार्ज। इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, +Q1 -Q2 +Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाहर जो चार्ज है इसका इस सरफेस के चार्ज का, इस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दिस इज अबाउट द गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या काम आता है? गॉस लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काम आएगा। इसकी एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।